हाय एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9 बायोलॉजी से है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, समझने का कोशिश करेंगे डाइवर्सिटी किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर टू पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो दोनों के हाइट्स अलग होंगे, ठीक है, नोज शेप अलग होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दो पर्सन्स के बीच में डाइवर्सिटी दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या ह्यूमन है। अब हम लोग देखें, अगर दो ह्यूमन जो कि पर्सन ए एंड पर्सन बी है, इफ़ कंपेयर्ड विथ अनदर स्पेसीज मंकी, तो अब हम लोगों को क्या पता चलेगा कि पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी इन कंपैरिजन विथ द मंकी। ओके, नाउ सिमिलरली इफ़ वी मूव फर्दर अहेड, अब पर्सन ए बी एंड मंकी वर्सेस काउ, सो हेयर हम लोगों को क्या पता चलेगा कि पर्सन्स ए बी और मंकी के बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं, जो कि जो काव है उससे ज़्यादा है। काव में जो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में आएगा कि लाइक काव हमेशा चार पैर पे रहती है, चार पैर। ओके, बट द पर्सन्स एंड द मंकी मोस्ट ऑफ द टाइम मूव्स ऑन टू लेग्स। और ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता चला कि मतलब देयर आर मोर सिमिलैरिटी बिटवीन पर्सन्स एंड द मंकी इन कंपैरिजन विद द काउ। सो मूविंग अहेड, देयर इज अ स्टेटमेंट दैट सेज दैट thus the choice of characteristics decide the similarity between the organism while comparing. So जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पर्सन ए और पर्सन पहले केस में पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में जब हम लोगों ने सिमिलर डिफरेंसेस देखे, तो हम लोगों ने हाइट को नोटिस करा, उनके नोज शेप को नोटिस करा, फिर हम लोग उनके कलर को, कॉम्प्लेक्शन को, हेयर कलर्स को, इनको देख के हम लोग उनमें डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम लोग दूसरे पे आए, तो हम लोगों ने क्या देखा, पर्सन और मंकी के बीच में डिफरेंसेस देखे, तो पर्सन ए और पर्सन बी ज़्यादा सिमिलैरिटीज शो करेंगे इन कंपैरिजन विथ पर्सन एंड अ मंकी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, जब डिफरेंस हमने देखा, वहाँ हम लोगों ने क्या किनको कंपैरिजन करा, पर्सन्स को, मंकी को और काउ को। ओके, तो हम लोगों ने देखा था पर्सन और मंकी के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटी है इन कंपैरिजन विथ पर्सन एंड काउ और मंकी एंड काउ। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि जो भी सिमिलैरिटीज, द चॉइस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे वो डिसाइड करेगा सिमिलैरिटीज़ ऑर्गेनिज्म के बीच में कितना है कि नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ नोट कर लेंगे कि रेडवुड ट्रीज जो है कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो ये मतलब कि एक कभी ऐसा 1 मार्कर आ सकता है कि वेयर रेडवुड ट्रीज आर फाउंड, तो ये कैलिफोर्निया यूएसए। ओके, तो जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कर रहे थे, लाइक साइज, हाइट, लाइफ स्पैन, कौन कितना दिन जीवित रहता है नहीं रहता है, ठीक है, कलर एक्सेट्रा। अब है कि द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हायरार्की क्या होता है, कैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो भी इसका क्लासिफिकेशन का जो भी हायरार्की बनेगा लोअर लेवल से ही स्टार्ट होगा। लोअर लेवल पे हम लोग किस चीज़ को रख रहे हैं, इन द सेंस अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि हैंड शेप को देख रहे हैं कि किसी का पंजा है, किसी का लाइक ह्यूमन हैंड है, तो ये लोअर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस में आ जाएंगे।
लॉजिक क्या है इसके पीछे कि वाइल बिल्डिंग अ स्टोन वॉल इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द लोअर ब्रिक, लोअर प्लेस्ड स्टोन। ओके, तो जैसे कि हम लोग एक दीवार बना रहे हैं, पत्थर की दीवार बना रहे हैं, तो ऊपर कौन सा पत्थर रखेंगे जो अच्छे से एडजस्ट कर जाए, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि नीचे कैसा पत्थर रखा हुआ है। ओके, तो यही लॉजिक है कि इस बात का कि द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। नीचे में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने रखा है, उसी के ऊपर बेसिस पर ऊपर के ऑर्गेनिजम्स और बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आएंगे, एवोल्यूशन होगा तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को किसने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ही वॉज द फर्स्ट टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस वेयर दे आर फाउंड और लिव। ओके, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इस बात को नोट करना। उन्होंने जो क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस, क्या था उनका, कि वेयर दे आर फाउंड और लिव। लाइक कुछ आदमी कुछ जहाँ लैंड पे पाए जाएंगे, कुछ वाटर में पाए जाएंगे, कुछ एयर में पाए जाएंगे, तो वो कहाँ पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे एरिस्टोटल ने इस चीज़ को डिफाइन किया था। और एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब है कि इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अब आप देखो कि वाटर के अंदर, मान लो वाटर के अंदर क्या है, डॉल्फिन्स भी है और फिशेस भी हैं। तो दोनों तो वाटर में है, लेकिन क्या दोनों सेम है? नहीं है। एक मैमल है, एक मैमल नहीं है। ओके, सिमिलरली लैंड पे देखो, हमें एम्फीबियंस भी दिखते हैं जो कि दोनों पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, ऐसे भी जानवर हैं। और जो लाइक लायन है जो टेरेस्ट्रियल ही हैं। तो जो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो इन चीज़ों से सफ़र कर रहा था। दैट इज व्हाट हियर इट इज रिटन दैट बट दिस क्लासिफिकेशन सफ़र्स फ्रॉम द प्रॉब्लम दैट इज दैट corals, whale, sharks, octopus, etc. all live in water, which the corals, whale, sharks, octopus all live in water, but they are different from each other. Okay, now we are going to move ahead. Thus we need to subclassify the or subgroup the organism. अब इससे बेहतर क्लासिफिकेशन हम लोगों को चाहिए था। तो ये पहला ही क्लासिफिकेशन था जो एक बेसिक आइडिया एरिस्टोटल को आया था कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस वेयर दे आर फाउंड और दे लिव। ओके, बट इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन वी विल गोइंग टू सी सम ऑफ हायर classification methods that are adopted by biologists. So the primary characteristics on which the broad division of organism is made is cellular structure. Okay, so अब हम लोग जो भी नेक्स्ट डिवीजन आया क्लासिफिकेशन का बेसिस आया, उसमें ये देखा गया कि हम लोग को अब क्लासिफाई करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर की बेसिस पे कि वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म को है। मोस्टली वी लुक फॉर द डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और द बिहेवियर। ये भी दो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो भी देखेंगे मोस्टली हम लोग क्या लुक करेंगे कि वो किस प्रकार का दिखता है। ओके, दे आर क्लोज्ड बॉडी सिस्टम और द ओपन बॉडी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव, और उनके फंक्शंस क्या हैं।
So this is the two. Now we are going to see that the basic classification questions. Okay, this was the one of the heading, and that is there in the book, basic classification question, under which we have to study a little bit about eukaryotic cells. Eukaryotic cells. ओके, सो क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स? क्या होते हैं? दो तरह के सेल होते हैं जो बेसिक पढ़ाते हैं हम लोग. एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, प्रो मतलब क्या होता है? जो पहले आ. यू मतलब थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन या मॉडिफाइड वर्जन. ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं. ऑर्गेनिल्स जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे होगा. ये ऑर्गेनिल्स क्या होता है? सेल्स के अंदर बहुत से छोटे छोटे फंक्शनरीज होते हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनिल्स कहते हैं. ठीक है, सो पहला पॉइंट क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, सेलुलर प्रोसेस कैरिड आउट इफिशिएंटली in isolation from each other, like mitochondria will be performing its function, which is known as powerhouse of the cell, and the nucleus is will be performing its function, or the rhizome will be performing its function. So all the cellular processes that are being carried out inside the cell are efficiently performed because there is no at such direct interaction. The organelles are membrane bound, they are performing their functions within their cells. मतलब कि जो भी सेलुलर फंक्शन सेल्स के अंदर हो रहे हैं वो इफ़िशिएंटली हो रहे होंगे क्योंकि आपस में कोई मेल जोल नहीं है ऑर्गेनिल्स का एक दूसरे से कि ये इसके फंक्शंस में इंटरफेरेंस कर दे रहा है, ये वो इसके में कर दे रहा है. ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सब अपने अपने मेम्ब्रेन बाउंड एरिया में, मतलब अपने एरिया में बाउंड है. माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होगा और न्यूक्लियस इसमें होगा, राइजोसोम इसके अंदर होगा. तो ये अपने अंदर का फंक्शन करेगा, ये अपने अंदर का फंक्शन करेगा, ये अपने अंदर का फंक्शन करेगा. इसलिए the nucleated cells have capacity to participate in making a multicellular organism. The nucleated cells, what does this mean? Word mean the nucleated cells means those cells who has the nucleus. The cells which has the nucleus have the capacity to participate in a multicellular organism. Okay, nucleus can be the basic characteristics of classification. So a basic characteristic for classification can be a cell is having nucleus or not. Okay, so on that basis only we have divided cells into two parts, that is prokaryotic cells and the eukaryotic cells. Now moving to the next point, cells that group together to form a single organism use the principle of division of labor. What does this mean? This means that the cells which group together, that is the group of cells forms tissue. Okay, tissue. So each tissue will be performing the specialized function. So there will be a division of labor among the cells. This is what been said here. Like सेल्स का जो कोशिकाएं हैं उनका जो ग्रुप होता है वो टिश्यू बनाती है, मिलकर टिश्यू बनाती है, और हर एक टिश्यू का अपना अपना एक फंक्शन होता है. कोई सेल्स एक साथ मिलके मसल टिश्यू बना रहे हैं, तो मसल्स का काम क्या है? मूवमेंट में हेल्प करना. ओके, स्केलेटन को एक जगह स्थिर करना. ठीक है, एक दूसरा सेल जो कि नोज़ में प्रेजेंट है टिश्यू, तो वो स्मेलिंग किस तरह का गंध आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना उसका काम है. इसलिए देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ लेबर
सो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. ओके, नाउ वी विल मूव अहेड. In this case, cells. In this case, all cells are not identical. Group of cells will carry out a specialized function. That is what I said. Like all the cells will not be identical. Some will be elongated cells. Some will be like other type of cells. So they will be forming, the groups will be the cells will be forming a group that is known as tissue, and they will be carrying out the specialized functions. Okay, now we have the example of amoeba and a worm. See, the amoeba is a single cellular thing, and the worm have different type of cells in it present. Okay, now the other characteristics can be, we can see the other characteristics for the classification is that an organism is making their food by itself or not. If it is making the food by itself, can be classified or can be kept separately from those types of species that can't be making, that are not able to make their own food themselves and are taking the food from the outside. So the one who is making their own food are autotrophs. Autotrophs means those who are making their own foods, like plants, green plants who perform the photosynthesis. Okay, but those heterotrophs, these are like us only, humans. How we are getting the food? We are getting the food by consuming plant products, plant and animal products. So we are the heterotrophs, and other animals also are examples of heterotrophs. So this can be a basis of classification, that a species is making their food by themselves by performing photosynthesis or not. If they are making their own food, they are called autotrophs. They can be kept separately from those who are not making their own food, which are classified as heterotrophs. Okay, for this session on, we will keep up to this much. Here we have understood a basic idea, like we can say that this is a introduction part. You can see that I have made a beautiful note. I will be providing you this also, okay, at the end of the chapter. So we will be having some sort of summary here, summary of class 1. It was the introduction class. Introduction to what? Introduction to diversity of life forms. Here we saw what? We saw that the first basis of classification was done by Aristotle, who is known as father of biology. He classified on the basis of where the animals or any species is found to be live, like land, water or air. But there was a problem that in water only corals, sharks, whales, dolphins all live. Okay, so this was the problem, that they are totally different from each other, but they live inside water only. They are found inside water only. So this classification of Aristotle was having some problem. So we studied that the hierarchy
of classification depends upon lower level of animals, and we gave the analogy of stone wall. Okay, then we moved ahead and we saw that nucleus, for the type of nucleus that a cell is having, can be basis of classification, on which we have seen that there are two types of animals, eukaryotic and prokaryotics. They are well defined nucleus, not so well defined. Okay, then the last was that food making, on or dependent. This is like autotrophs and these are heterotrophs. So for today, for the first lecture, this will be the class. Thank you. Have a good night. If you have some doubt, you can comment below. Now, thanks class.